एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमने प्रीवियस सेशन में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट किए हैं कि उसका मतलब क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारी चीजें। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट क्या था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है ऐसा, जो कि सेपरेट, मतलब ये क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस के जो ओनर, क्रेडिटर, ये सब है। मतलब एक तरह से इसने कहा है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर जो है वो डिफरेंट है। और जो ओनर जो होता है फर्म का, उसको क्या माना गया है, कैसे कंसिडर किया गया है? क्रेडिटर जो है बिजनेस का, ऐसा कंसिडर किया गया है। ठीक है, और जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है ओनर के थ्रू बिजनेस में, वो क्या मानी जाती है? लायबिलिटी मानी जाती है बिजनेस की। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया है आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। अब बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। तो ये क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हर ट्रांजेक्शन जो है अफेक्ट करती है दो बार, मतलब टू अफेक्ट होते हैं हर ट्रांजेक्शन के। एक क्या होता है? डेबिट, और एक क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट में क्या होता है? सभी तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, सभी तरह के एसेट्स आते हैं। और क्रेडिट में क्या होता है? सभी तरह की इनकम आती है और लायबिलिटीज आती हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज दैट एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू आर मोर अकाउंट रिजल्टिंग इन अ बैलेंस बिटवीन। मतलब ये क्या करता है? ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करता है क्या कि हर ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स में अफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये बैलेंस करता है। जैसे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो नोट्स ओपन कर लेते हैं अपने। ये रहा, मैंने आपको जितना भी बताया अभी। यहाँ पे लिखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। पीरियड कॉन्सेप्ट, या फिर पहले अकाउंटिंग पीरियड समझा देते होंगे जिसको नहीं पता। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड refers to the period for which an organization realizes revenue and assesses its फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या बताया गया? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब समझाया सबसे पहले कि अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है। तो ये क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रियलाइज करती है, मतलब कि जब अपने बोल सकते हैं एक तरह से क्या कंप्यूट करती है रेवेन्यू और इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो देखती है, तो क्या होता है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड आप ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा टाइम होता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, रियलाइज की जाती है। आगे देखते हैं अभी बेसिकली कितना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर का होता है। कब तक होता है? 1 अप्रैल से टू 31 मार्च। इतना हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट helps to measure the
progress of the business on a consistent basis and facilities the comparison of the तो देखिए इसमें क्या कहा गया, काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है मेजर करने में कि बिजनेस की प्रोग्रेस कितनी है, एक मतलब एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड बेसिस पे देखता है ये, ठीक है, कंपैरिजन करता है। अगर मैं और इजी वर्ड्स में बोलूं तो ये क्या होता है, काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसा प्रिंसिपल होता है काउंटिंग में जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिपोर्ट करता है, देखता है और क्या करता है, एक रिकॉर्ड देता है कि विद इन अ स्पेसिफिक या फिर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब इसका बेसिक मतलब क्या है कि इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड की जाती है, रिपोर्ट की जाती है किसी भी डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में। एक फिक्स ड्यूरेशन होती है इसकी, मंथ वाइज बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, 1 ईयर का तो आपको मैंने बता ही दिया। सेपरेट रिपोर्टिंग की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कि प्रिपेयर किए जाते हैं हर पीरियड के अलग अलग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको मिलता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, पीरियोडिक परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है। और क्या होता है, कंपेयर करना इजी होता है कि हम इस पीरियड से इस पीरियड को कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, कंपेरेबिलिटी एंड हम इसमें ट्रेंड भी एनालाइज कर सकते हैं। और क्या होता है, डिसीजन लेना इजी हो जाता है, तो इजी फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसमें मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के क्या क्या एक तरह से बोल सकते हैं फायदे होते हैं कि हमें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिल जाती है, पीरियोडिक वाइज हम कंपेयर कर पाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। क्वार्टरली बेसिस पे, मंथ वाइज अपने अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। रियल वर्ल्ड में ये कहाँ पर अप्लाई होता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीजें जो है इसमें बनाई जाती है, जो कि मैं आपको टैली में दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे बैलेंस शीट जो है देखिए कब से कब तक की दिखती है आपको, ये 1 अप्रैल से शो हो रही है, ठीक है। अगर हमने डेटा जो है चेंज कर दिया तो यहाँ पे हम चेंज भी देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे भी कब से कब तक का, यहाँ पे आप पूरा जो है ईयर देख सकते हैं। पीरियड अगर आप यहाँ से देखेंगे, F2 पर एंटर करेंगे तो कब से कब तक का डेटा आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 31/5 कि 31 तक ही हमें जो है ये शो करनी है, ठीक है, कि कब से कब तक का आ रहा है। यहाँ पे हमें आप कंपेयर करना इजी हो जाएगा कि पूरे साल का डेटा, जो पूरे साल का अमाउंट यहाँ पे कितना था और यहाँ पे अभी अप्रैल और मई 2 महीने का अमाउंट यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो कंपेयर करना काफी इजी हो गया। तो अभी हमने क्या देख लिया है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ ऐसे, मतलब जैसे द अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से कब तक होता है, 31 मार्च तक, मैंने आपको बता दिया एक इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सम अकाउंटिंग पीरियड जो होते हैं इंडिया में वो कब होते हैं, 1 जनवरी से 31 मार्च तक, मतलब कि कैलेंडर ईयर के थ्रू भी होता है। और कुछ जो होते हैं वो दिवाली ईयर भी, मतलब कि दिवाली को उनका ईयर जो है एंड होता है तभी शुरू होता है। तो ये क्या होता है, अलग अलग होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ही होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं। नेक्स्ट में और आगे जो हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 8 टाइप के, अभी कितने बचे, 5 कॉन्सेप्ट जो है इसमें से बचे हैं। तो आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।